जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th का जो कि बिहार बोर्ड का जो बच्चे हैं क्लास 10th का उसका फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। और फिजिक्स आज हम लोग इतने अच्छा से पढ़ेंगे कि ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, कभी भूले नहीं। बस आप लोग ध्यान से बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए लास्ट तक हम लोग फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं। जो कि हमारा फिजिक्स है वो फिजिक्स क्लास 10th का है। क्लास 10th का आपका फिजिक्स है और इस फिजिक्स का जो कि चैप्टर है, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग बेसिक से लेकर और चैप्टर के तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका ऑल सब यानी कि 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस, है कि नहीं, लाइव क्लासेस और वीडियो रिकॉर्डिंग इस चैनल पे मिलेगा, लगातार मिलेगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एकदम फिजिक्स जो है क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी यानी चैप्टर नंबर 1 है जो प्रकाश का परावर्तन, एकदम बेसिक से समझेंगे और एकदम अच्छा से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए, एकदम बेसिक से समझेंगे। जो कि हमारा ये जो है यानी कि पार्ट 1 वीडियो है कि नहीं। आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, पार्ट 3 भी मिलेगा, पार्ट 4 भी मिलेगा। 3-4 वीडियो में 2-3 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और एसएसटी होगा यानी सोशल साइंस होगा। और सोशल साइंस में बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे किताबें हैं, जैसे में इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा, है कि नहीं। सब टोटल के टोटल बुक का आपको लोगों का एकदम चैप्टर वाइज इस चैनल पे लगातार मिलेगा, रोज के रोज मिलेगा। और लाइव क्लास भी चलेगा, रात को लाइव क्लास भी इस चैनल पे स्टार्ट होगी और लाइव क्लास भी चलेगी। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसमें सबसे बड़ी बात है ना बाबू कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, हम अपने अनुसार हम बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो लोग इंग्लिश में बहुत कमजोर होते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इंग्लिश एकदम बेसिक से, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर और बुक एकदम बेसिक से इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगा बहुत जल्द ही जल्द। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू हम लोग इसमें समझेंगे कि हम लोग का फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, यानी कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछते हैं, कौन कौन चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि तो सब चैप्टर महत्वपूर्ण है, बट हम लोग इसमें समझेंगे थोड़ी थोड़ी बातों को। तो चलिए बाबू सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा फिजिक्स है, इस फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। थर्ड चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो देखिए बाबू, अगर हम बोर्ड के दृष्टि से देखें तो एग्जाम के दृष्टि से अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ए है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्लस में बाबू सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही पूछा जाता है। और एक बात आप लोगों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यही 2 चैप्टर है, इन्हीं 2 चैप्टर से एक प्रश्न आपको 5 मार्क्स का पूछता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, यही दो चैप्टर है, ये वाला जो 2 चैप्टर है, इसी चैप्टर से 5 मार्क्स का आप लोगों का एक प्रश्न रहता है एग्जाम में। और उसके बाद में हम लोगों का अगला है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट वाइज करेंगे, एक एक वीडियो करके। और वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आप लोग का टेस्ट भी चलेगा और बहुत जल्द आप लोग का ऐप भी लॉन्च होने वाला है। तो ऐप आप जब लॉन्च होगा, जब आप लोगों से बताया जाएगा, ताकि अभी से तैयार रहिए और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के एकदम स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। चलिए उसके बाद में जो हम लोगों का फिजिक्स में चौथा लेसन है, चौथा चैप्टर है, उसका नाम है विद्युत धारा। इसमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। और 5वां चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत बाबू बहुत ही आसान चैप्टर है, यानी कि क्या बताएं आप लोगों का, ऊर्जा का स्रोत जो चैप्टर है यानी कि बहुत आसान चैप्टर है कि नहीं।
छोटा सा चैप्टर है कि नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कैसे आप लोगों को समझ में नहीं आता है, ताकि हम बता रहे हैं आप लोगों को समझ में कैसे नहीं आता है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चलिए सबसे पहले बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक आज का, जो कि हमारा है भौतिकी। क्योंकि जब हम लोग भौतिकी पढ़ते हैं तो भौतिकी के बारे में तो जानकारी रखना कि भौतिकी क्या है। जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान के बारे में भी इंट्रोडक्शन होगा, केमिस्ट्री पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में भी इंट्रोडक्शन होगा, इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन जरूर होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि भौतिकी है क्या, है कि नहीं। देखिए भौतिकी क्या है बाबू, ध्यान से, भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति के बारे में, यानी कि प्रकृति के बारे में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है बाबू जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर में हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। जैसे में मान लीजिए बादलों का बनना, वर्षा का होना, मौसम का बदलना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, ये जितनी भी प्रकृति में हमारी घटनाएं होती है, वर्षा होती है, बादल छा जाता है, बादल बनने लगते हैं आसमान में, वर्षा होता है, मौसम बदल जाता है और चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि लगते हैं। यानी कि टोटल सिस्टमेटिक्स, यानी कि टोटल, यानी कि प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है उन सभी घटनाएं के बारे में हम लोग क्या चीज के बारे में, किस सिलेबस के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करेंगे? तो भौतिकी के अंदर हम लोग उस चीज का अध्ययन करेंगे। नहीं दिक्कत बाबू? चलिए आगे हम लोग समझते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी, इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे, इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग परावर्तन के बारे में समझेंगे। चलिए प्रकाश क्या है, प्रकाश है क्या? आप लोग कहिएगा सर जी प्रकाश क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि टॉर्च बार दीजिए, इसमें से जो प्रकाश निकला वो प्रकाश है। लेकिन प्रकाश की डिफिनीशन इतनी आसानी से नहीं देना है, प्रकाश के बारे में समझना है। प्रकाश के बारे में बढ़िया से समझेंगे तभी जाके हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे, अपवर्तन के बारे में समझेंगे, है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहले बाबू हम बताते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं बाबू? देख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे टॉर्च जलाइए और अंधेरी रात है, अंधेरी रात में टॉर्च जलाइए, टॉर्च जलाने के बाद में अगर कोई वस्तु रखा है तो प्रकाश जाएगी और उस वस्तु पर पड़ेगी, जिसी के कारण हम वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है कि नहीं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बाबू कमेंट करके बताइए। थोड़ा स्पीड, थोड़ा मेरा ज्यादा स्पीड रहता है कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे बाबू इसको समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें बताई गई है, इसको अच्छा से समझिएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप लोग कहिएगा कि बाबू सर जी ऊर्जा कैसे है? तो आप लोग बताइए कि हम लोग क्या करते हैं, घर में जो बल्ब जलता है, यानी कि बल्ब जो जल रहा होता है, वो घर में जो बल्ब जलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। एक घर में जो बल्ब जलता है वो बल्ब विद्युत ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा क्या करती है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। जैसे में मान लीजिए ललटेन जो है, ललटेन में क्या करते हैं हम लोग? किरासन तेल डालते हैं, और किरासन तेल डालकर जब उसको हम जलाते हैं तो उस क्या है? वो रासायनिक ऊर्जा में है, और रासायनिक ऊर्जा से क्या बनती है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है कि नहीं। चलिए बाबू अब आगे समझते हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है।
प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश क्या करती है बाबू? निर्वात में भी गमन करती है। तो सबसे पहले बाबू एक बात बता दें, निर्वात मतलब होता क्या है? कहिएगा कि सर जी निर्वात मतलब क्या होता है कि नहीं? तो निर्वात हम लोग वैसे स्थान को कहते हैं, निर्वात हम लोग वैसे स्थान को कहते हैं जहां पर वायु बिल्कुल ही ना हो। जहां पर वायु क्या हो बाबू? बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। जहां पर वायु बिल्कुल ना हो, वायु रहित स्थान को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? निर्वात कहते हैं। चलिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब आगे चैप्टर में हम विद्युत पढ़ेंगे तो विद्युत के बारे में, विद्युत आगे वाले चैप्टर में हम आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताएंगे। चलिए, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा है, यानी सॉरी, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। बाबू आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, यानी कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है बाबू? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जो कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में उसको समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मिनट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। आप लोग अब अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य हमसे कितना दूर पर है। सूर्य हमसे कितना दूर पे है कि सूर्य के प्रकाश 3 लाख पर किलोमीटर सेकंड, यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलो यानी कि 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में सूर्य के प्रकाश जाता है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य हमसे कितना दूर पे है। आप लोग सोच सकते हैं। देखिए एक टॉपिक यहाँ पर एक पॉइंट है बाबू, इस पॉइंट को हम लोग समझना है। यदि प्रकाश की पथ में कोई छोटी सी वस्तु रख दी जाए, हम लोग विवर्तन के बारे में समझ रहे हैं। क्या चीज के बारे में? विवर्तन के बारे में समझ रहे हैं। क्या चीज के बारे में? विवर्तन, विवर्तन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, है कि ना बाबू? चलिए, यहां पे कह रहा है, विवर्तन में कह रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, यदि प्रकाश के पथ में मान लीजिए टॉर्च जलाए, और जलाने के बाद में यहां से आपको बताते हैं हम, विवर्तन। हम लोग क्या समझ रहे हैं बाबू? विवर्तन समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? विवर्तन, विवर्तन समझ रहे हैं, है कि नहीं? विवर्तन, विवर्तन में कह रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। मान लीजिए कि एक टॉर्च है कि नहीं बाबू? एक टॉर्च है कि नहीं? और एक टॉर्च है, इसमें से प्रकाश चल रही है, इसमें से प्रकाश जा रही है कि नहीं? इसमें से प्रकाश जा रही है, और इस प्रकाश के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी एक छोटी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी जाने के वजह थोड़ा इस ऐसे होके निकलेगी, यानी कि अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इन्हीं घटना को, यानी कि ये जो घटना हो रही है, रास्ते से विचलित होने की जो घटना हो रही है, उन्हीं घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, यस सर, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि प्रकाश की पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, यानी प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय में क्या हो जाएगी? अपनी पथ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी बाबू? अपनी पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, अपनी पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग आगे कह रहा है, आगे ध्यान से समझिए। आगे कह रहा है कि अगला हमारा एक प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का सोर्स क्या है? मान लीजिए कि पापा जी हैं आप लोगों का, मेरे पापा जी हैं, हम लोग हैं। हम लोग मतलब इनकम का सोर्स, मतलब पैसा आने का तरीका।
किसी का कोई बिजनेस है, कोई काम करता है, ये हमारा हमारा पैसा, जो भी पैसा है मेरा पढ़ाने से, हम पढ़ाते हैं तो मेरे को पैसा मिलता है, ये मेरा इनकम का सोर्स हुआ एक प्रकार का, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई काम करता है, मजदूरी करता है, तो मजदूरी उसका इनकम का सोर्स हुआ, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम करता है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, तो उस व्यक्ति का वो फैक्ट्री में काम करना उसका इनकम का सोर्स है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में मोमबत्ती है, मान लीजिए कि मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती से जलता है दीपक, है कि नहीं, तो इससे प्रकाश होता है। यहाँ पे प्रकाश दिखता है, प्रकाश से आसपास की चीजें हमको दिखती है, यानी कि मोमबत्ती क्या है? प्रकाश का स्रोत है। जैसे में लैंप, लालटेन, जलता हुआ बल्ब आदि, ये सब प्रकाश का क्या है? स्रोत है। चलिए, प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रकाश के स्रोत भी कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं बाबू। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हो जाएगा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। तो देखिए, यानी कि सूर्य, तारे और जुगनू, ये सब प्रकाश का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। देखिए ध्यान से समझिए, सूर्य जो है प्रकाश का स्रोत है, लेकिन वो मानव के द्वारा बनाया गया है नहीं, प्राकृतिक के द्वारा। यानी कि प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, लेकिन कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। तारे भी प्रकाश के स्रोत है, उससे प्रकाश निकलते हैं, प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, लेकिन वो मानव के द्वारा बनाया गया है नहीं, प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू, वो जो छोटे छोटे रात के अंधेरे में उड़ते हैं ना, जैसे हम लोग पकड़ के, पहले आप छोटे छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं और उसको खेलते हैं, ऐसे कीड़े टाइप के छोटे छोटे होते हैं, आप लोग देखे होंगे जरूर, वो आपका क्या है? जुगनू। ये भी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। अब प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत के बारे में हम लोग समझेंगे तो लैंप हो जाएगा, यानी कि लैंप मानव के द्वारा बनाया गया है और उससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, तो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। लालटेन मानव के द्वारा बनाया गया है और उससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, तो ये भी हमारा क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। दिया भी मानव निर्मित स्रोत है। तो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत और प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए, एक प्रश्न कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत 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 आसान प्रश्न है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका उत्तर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और इस ऑप्शंस में बता रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। पहला दिया है लालटेन, दूसरा सूर्य, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि पृथ्वीवासियों के लिए, यानी कि निम्न में से पृथ्वीवासियों के लिए यानी कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बाबू? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है कि नहीं? एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए बाबू कमेंट करिए फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर किसी को दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए बाबू, उसके बाद में हम लोग आगे समझते हैं। आगे कह रहा है, आगे देखिए ध्यान से, आगे जो कह रहा है अगला हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न कर रहा है आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त, प्रदीप्त और दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? ये तीनों का एक ही नाम है। ये बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, उसका स्कूल का नाम कुछ और होता है,
घर का नाम कुछ और होता है। उसी प्रकार से प्रदीप्त, यानी कि प्रदीप्त बोलिए, आत्मदीप्त बोलिए और दीप्तिमान बोलिए, पदार्थ किसे कहते हैं? यानी कि कहीं आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? अगर इसमें से कोई एक दे तो उसका आंसर सेम होगा, क्योंकि तीनों का एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं क्या करता है बाबू? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य, सूर्य स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारा, सूर्य, तारा, जुगनू, ये स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए ये क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ है। वे स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है, खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ है। चलिए बाबू, अगला हम लोग प्रश्न समझेंगे कि अदीप्त, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अदीप्त, अदीप्त और अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन ध्यान से बाबू ध्यान दीजिए, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? दिखाई देता है। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मदीप्त, प्रदीप्त और दीप्तिमान। अब ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में चंद्रमा। अब आप लोग, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करता है। नहीं, ध्यान दीजिए, चंद्रमा, चंद्रमा जो है ना बाबू, चंद्रमा जो है ना, एक ग्रह नहीं है, एक पृथ्वी का उपग्रह है जो कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर दिन में और रात में चमकता है। ध्यान दीजिए, चंद्रमा जो है ना बाबू, ये क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, जो का सूर्य के प्रकाश से दिन में प्रकाशित होकर और रात में चमकता है। आप लोग और आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे बैटरी, बैटरी चार्ज होकर बल्ब को जलाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा है जो कि सूर्य के प्रकाश से दिन में प्रकाशित होगा और रात को चमकेगा। यानी कि इससे यह साबित होता है कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चंद्रमा चमक रहा है, यानी ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बाबू। ये जो चंद्रमा है ना, वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसके बाद में प्रकाश उत्सर्जित करता है कि नहीं? तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट से कमेंट करिए बाबू, कमेंट करिएगा तबे हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आने वाला तो कोई बात है नहीं, इतना अच्छा से बता रहे हैं, हमको लग रहा है कि यानी कि पूरा आप लोगों को बता ही दे रहे हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश से दिन में क्या होता है? प्रकाशित होता है और रात में क्या करता है? वो प्रकाश दिखता है। चलिए आगे बताते हैं, टेबल, कुर्सी इत्यादि ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या बाबू? दिखाई देते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि बाबू हम लोगों को आगे क्या समझना है? आगे समझना है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन जो होता है, यानी कि प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है बाबू फैलाव। आप लोग ध्यान दीजिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है बाबू? फैलाव। देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, यानी कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसके चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्ण कहा जाता है। विसरित,
विस्तृत करते हैं, विस्तृत। चलिए, परकीन, जब प्रकाश, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश यानी प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसके चारों ओर क्या करता है, विकृत करता है। विकृत मतलब क्या होता है बाबू? विकृत मतलब होता है चारों दिशाओं में फैलाव, चारों दिशाओं में फैलाव, विकृत करता है। इन प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप लोग बताइए बाबू, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के मतलब क्या हो जाता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, प्रकीर्णन के मतलब फैलाव। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है बाबू? अब हम लोग समझेंगे। अच्छा है, यहां से एग्जाम में 5 नंबर वाला सवाल पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है इसको। तो चलिए, करे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पे जो किरण है ना, यानी कि सरल रेखा पर चलने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। या प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश जाता है, ये प्रकाश का क्या है? किरण है। प्रकाश का क्या है? मान लीजिए प्रकाश जिस पथ पर चलता है, यहां से हम टॉर्च जलाएं, टॉर्च जलाने के बाद में यहां से टॉर्च की लाइट निकलती हुई और इस वस्तु पर पड़े, यानी कि इसके बीच वाली जो है, जो पथ है, वो क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी, है कि नहीं? किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकार सहित वर्णन करें। अगर बहुत सारे किरण जब साथ में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। अगर एक है तो किरण और बहुत सारे हैं तो किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, बहुत सारे समूह में आ जाएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका समांतर किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे बाबू इन तीनों के बारे में। हम लोग बातचीत करेंगे कि अपसारी किरण पुंज के बारे में समझेंगे, अभिसारी, समांतर, तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। समांतर किरण पुंज, यानी कि समांतर किरण पुंज को हम लोग बाबू समझेंगे। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, यानी कि जिसमें प्रकाश की सभी किरणें आपस में समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की सभी किरणें अगर आपस में समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, है कि नहीं? यानी कह रहा है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें क्या हो बाबू? आपस में समान हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरणों को समूह को किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। या समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद में 2 नंबर में हम लोग समझेंगे अभिसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जिसके, ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या करेगी बाबू? जमा होगी। अलग अलग माध्यम, अलग अलग जगहों से आएगी और एक बिंदु पर आके क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू?
अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसके प्रकाश, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें आपस में समान हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज या ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे अपसारी किरण पुंज। वह ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसकी यानी प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकले, अलग अलग दिशा में फैलती हुई चली जाए आगे की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे बाबू? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी, अपसारी क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे, है कि नहीं? चलिए बाबू, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? अच्छा से जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, समझ में इसमें है क्या? छोटा छोटा तो बातें हैं। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं, अगला क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, और बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा कीजिए। और हम लोगों का जो क्लास चलेगा एकदम 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को एकदम आपका एक लाइव क्लास चलेगा। जल्द ही जल्द से चलने वाला है, शाम के 6 बजे से लाइव क्लास। और पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आप अपने घर बैठे मोबाइल से तैयारी कर सकते हैं। एकदम यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाला है आप लोगों को, एकदम टोटल क्लियरली, यानी कि पूरा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, यानी कि टोटल सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। एकदम आसान भाषा में भोजपुरी मॉडल में मिलेगा। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कम से कम 40, 50, 100 बच्चे आए कि ताकि हम लोगों का लाइव क्लास शाम को स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। चलिए, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो हम लोग समझेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा बाबू? जैसे में क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। कौन ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाएगी? कौन वैसा पदार्थ है? तो पहला कहिएगा कि सर जी कांच। कांच, कांच से प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाएगी। उसके बाद में हो जाएगा पानी। पानी में भी प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाएगी। उसके बाद में हो जाएगा बाबू हवा। हवा तो आप लोग देखने करते हैं, हवा से प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाएगी। तो ये सब पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। काहे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे बाबू? काहे कि इससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जा रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में आगे वाला में कह रहा है कि अपारदर्शी पदार्थ। देखिए, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश के किरण बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में मान लीजिए कि दीवार है, दीवार इधर से जब हम दीवार की तरफ से टॉर्च जलाते हैं तो क्या दीवार के उस तरफ टॉर्च जा पाएगा? नहीं, क्योंकि दीवार क्या हो गया? एक पदार्थ है। और कैसा पदार्थ है? अपारदर्शी पदार्थ है। मान लीजिए कि अगर हम हवा में टच मारते हैं तो एक जगह से दूसरे माध्यम में जा पाएगा? दूसरी जगह जा पा रहा है? हाँ, जा पा रहा है। तो हवा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। और दीवार क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ईंट क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। पत्थर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ऐसा पदार्थ जिससे से प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ईंट में अब जब हम टॉर्च को जलाएंगे तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश नहीं जा पाएगी, है कि नहीं? यानी क्या है? ईंट अपारदर्शी पदार्थ है। पत्थर भी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। चलिए अब हम लोग समझेंगे पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ को समझेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा पारभासी पदार्थ को। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण अंशतः, अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा, अंशतः मतलब क्या होता है बाबू? अंशतः, अंशतः, अंशतः मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा। अंशतः मतलब क्या होता है भाई? थोड़ा थोड़ा। अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा। चलिए, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण अंशतः बाहर निकल पाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण अंशतः बाहर निकल पाते हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। अगर तेलीय कागज है, एक कागज ले लीजिएगा और उस कागज को क्या कीजिएगा कि तेल में डुबो दीजिएगा, और जब उस पर टॉर्च मारिएगा तो टॉर्च यानी कि प्रकाश की जो किरणें होगी वो पूरा पूरा बाहर नहीं निकल पाएगी, थोड़ा सा निकल पाएगी। यानी कि वे पदार्थ क्या हो जाएगा आपका? उस ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहते हैं, है कि नहीं? चलिए बाबू आगे देखते हैं। उसके बाद में कह रहा है, ध्यान दीजिए, उसके बाद में कह रहे हैं प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश के किरण निकलकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे में हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा। देखिए ध्यान दीजिए, प्रकाशीय माध्यम के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? प्रकाशीय, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। प्रकाशीय माध्यम होता क्या है? यानी कि एक ऐसा क्षेत्र होता है ना, प्रकाशीय माध्यम जो है ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरण निकलकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि जो टॉर्च हम जला रहे हैं, टॉर्च जलाए, प्रकाश की किरण आ रही है यहां और इस चीज पे पड़ रही है, यहां से प्रकाश की किरण निकलकर और इस पे पड़ रही है, और इसके बीच की जो प्रकाश की माध्यम है ना, जो माध्यम, ये प्रकाशीय माध्यम हो गया। तो इस बीच के प्रकाशीय माध्यम क्या है? वायु है। समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यानी कि जब हम टॉर्च को जला रहे हैं तो यहां से प्रकाश निकल के हाथों पर, इस हाथ पे आके प्रकाश पड़ रही है, तो इसके बीच की जो माध्यम है, बीच की जो माध्यम है यानी कि प्रकाशीय माध्यम है। तो इस प्रकाशीय माध्यम का माध्यम क्या है? प्रकाशीय माध्यम का माध्यम क्या है? वायु, है कि नहीं? जैसे में वायु भी प्रकाशीय माध्यम, हवा, कांच, अल्कोहल इत्यादि, ये सब क्या है? प्रकाशीय माध्यम है कि नहीं? जैसे प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी माध्यम और एक होता है विषमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं बाबू। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी माध्यम और एक होता है विषमांगी माध्यम। तो चलिए हम समझते हैं इसको, समांगी माध्यम क्या होता है और विषमांगी माध्यम क्या होता है। सबसे पहले बाबू हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों का समांगी माध्यम क्या है, यानी कि समांगी माध्यम क्या है कि नहीं? यह एक ऐसा माध्यम है, समांगी माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। समांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है, यानी कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, जल, कांच। देखिए, अगर हम प्रकाश के किरण को यहां से करके इस हाथ को पर डालते हैं तो इसके बीच का माध्यम जो है वायु है, लेकिन वायु कैसा माध्यम है? समांगी माध्यम है। क्यों? यहाँ पे अलग वायु है, यहाँ पे अलग वायु है, नहीं, वायु एक ही जैसा होता है, हवा एक ही जैसा, यानी कि समांगी माध्यम हो गया,
है कि नहीं। जैसे में कांच भी क्या है, यहां पर मान लीजिए कि कांच है, शीशा, तो मान लीजिए सपोज करके मान लीजिए थोड़ा देर के लिए शीशा, यहाँ पर जिस चीज किसी चीज दूसरे चीज का बना है, यहाँ पर दूसरा चीज है, यानी कि समांगीय माध्यम है, समान माध्यम है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग बाबू बात करेंगे विषमांगी माध्यम। तो विषमांगी माध्यम कहते हैं यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। अब हम टच को जलाएं, जलाने के बाद में यहां से यहां तक गया, इधर गर्म हवा को रखे, इधर ठंडे हवा को रखो, यानी प्रकाश का माध्यम समांगी नहीं है, प्रकाश का माध्यम क्या है, विषमांगी है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में हम आप लोगों से पूछते हैं, तो आप लोग बताइए, अगर जो क्लास कराए हैं उस क्लास को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, तो इस ऑब्जेक्टिव को बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है, भाई बता दो फटाफट से, कमेंट करिए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है, तेल लगा कागज की शीशा हो जाएगा, कि ईंट हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। अपारदर्शी मैंने कहा प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से नहीं, प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश न करे, अपारदर्शी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, ईंट, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ परभासी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्या है, परभासी है। तो परभासी आप लोगों को बताए हैं, यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण अंशतः पार हो, अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा। तो क्या क्या हो जाएगा इसका, बता दीजिए। घिसा हुआ कांच, क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आंख तक पहुंचता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आंख तक पहुंचता है वो क्या कहलाता है, बताइए। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आंख तक पहुंचता है क्या कहलाता है, तो प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिया गया है प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश की किरण आंख तक पहुंचता है क्या कहलाता है, आत्मदीप्त, अदीप्त, प्रभासी नहीं, क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए, बताइए क्या होगा इसका। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है क्या कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है क्या कहलाती है, बताइए। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो परभासी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परभासी हो जाएगा। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पदार्थ है, बताइए। चंद्रमा होगा कि आग होगा कि पृथ्वी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों गलत किए होंगे, बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे इस प्रश्न को। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का सूर्य के प्रकाश है हो। चंद्रमा क्यों, क्योंकि चंद्रमा का खुद के प्रकाश है हो, नहीं। वो सूर्य के प्रकाश से दिन में क्या होता है, प्रकाशित होता है, और रात में क्या होता है, जलता है, चमकता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए बाबू आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों का क्या है। छाया किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं, इसको बताइए। छाया किसे कहते हैं, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु का पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। छाया मतलब क्या, परछाई, ऐसे लिख सकते हैं का, कैसे लिख सकते हैं, परछाई। परछाई समझते हैं ना आप लोग, छाया मतलब क्या होता है, परछाई। यानी कि जब प्रकाश के गमन पथ पर, जब प्रकाश जा रही है उसके गमन पथ पर जाने के पथ पर अगर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दीजिएगा, किसी यानी कि प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दीजिएगा तो वह प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उन वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। देखिए भाई साहब हैं, अपारदर्शी हैं,
है कि ना। यानी कि इनके पीछे से प्रकाश की किरण आके गमन कर रही है और इनके शरीर को पार नहीं कर पा रही है, जिसके बदले इनके पीछे क्या बन जाती है, छाया बन जाती है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझे होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग जगह पर शेयर कीजिए। और हम लोगों का क्लास 2025 के एग्जाम के लिए तैयार रहिए। उमंग क्लासेस के साथ जुड़कर 450 लाने का सपना पूरा कीजिए। 100%, एकदम 100% आप उमंग क्लास को 1 साल दीजिए, आपको 450 टॉपर बनाने का लक्ष्य हम रखते हैं कि हम बनाएंगे आपको टॉपर, ठीक नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आज का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा होगा और बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास में, और एकदम लाइव क्लास एकदम बहुत जबरदस्त से होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।